वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। तो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द पी एकेडमी। वी वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, ऑप्टिक्स का जो आधा पार्ट रह गया था उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा था, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया, अभी हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें क्या? चलो भाई। तो बात करें, लाइट को लोगों ने अलग अलग नज़रिए से देखा। कुछ ने वेव बोला, कुछ ने पार्टिकल बोला। वेव बोलने वाले में से सबसे पहले फिजिसिस्ट जो आते हैं उनका नाम था क्या भाई? हाइजन थे क्या? हाइजन ने वेव नेचर को सपोर्ट करा। और किसने करा था? हमने देखा था दो लोगों ने सपोर्ट करा था, एक तो हाइजन ने वेव नेचर को सपोर्ट करा था और दूसरा मैक्सवेल ने करा था क्या? मैक्सवेल ने करा था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसे मैक्सवेल ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के बेसिस पे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कहाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि रेडियो वेव से अधिक फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की होती है, उससे अधिक इंफ्रारेड की, उससे अधिक विजिबल रेंज की, फिर अल्ट्रावायोलेट रे की, फिर एक्सरे की, और उसके से भी ज़्यादा होती है गामा रेज की, जिसे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर में। गामा रेज कहाँ से आती हैं? ठीक है बेटा। तो ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और हमें पता है फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये टेबल हमारा, वेवलेंथ क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, और एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो हमने वहाँ भी देख लिया था, तो आप कनेक्ट कर पाओ इसलिए हमने इसे यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, लाइट को दो तरह से पढ़ा जाता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जब लाइट को हम स्ट्रेट पाथ पे कंसिडर करते हैं, लाइट को एक ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और लार्ज ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है। इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, विजिबल लाइट वो वाला पार्ट है जिसे हम लोग देख सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स वो वाला पार्ट है जिसमें हम लाइट को क्या कंसिडर करते हैं बेटा? लाइट को हम वेव कंसिडर करते हैं। अब मुझे बताओ, वेव सुन के आपके मन में क्या ख्याल आता है? बोलो भाई, क्या ख्याल आता है? वेव सुन के कुछ ऐसा ख्याल आता है क्या कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा बेटा? क्या यही ख्याल आता है क्या? अब वेव की बात कर ही रहे हैं तो आपने वेव तो पढ़ा होगा ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में, कुछ धुंधला धुंधला सा याद हो तो कुछ बातें वेव के बारे में कर ले क्या? तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन लिखा था, अगर आपको याद हो तो। ये किसका फंक्शन दिख रहा है बेटा? क्या ये साइन का फंक्शन दिख रहा है? तो क्या हम इसके इक्वेशन को y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते थे क्या? अगर मान लो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसका फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये किसकी इक्वेशन है बेटा? एक वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, जहां ए को क्या बोलते हैं हम? ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के को क्या हम वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं क्या? तो हाँ भाई, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और के की वैल्यू कितनी होती है? क्या ये 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है क्या? तो हाँ भाई, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। इसे आप याद रखेंगे, इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, लाइट को हमने क्या कंसिडर कर लिया? वेव। तो हम इसे साइनोसाइडल वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा था। तो हमने वेव को रिप्रेजेंट कर दिया y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से। ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा है। क्लियर है? y क्या है बेटा? वेव का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वेव का क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। किसी टी टाइम पे वेव किस पोजीशन पे लाई कर रहा होगा, इस इक्वेशन के हेल्प से हम बता सकते हैं। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप सबको पता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं, वेव्स की बात कर रहे हैं तो वेव में हम किन किन चीज़ों का डिस्कशन करते हैं भाई? क्या हम वेवलेंथ का डिस्कशन करते हैं? लैम्डा। बहुत देर से आप बोल रहे हो सर वेवलेंथ वेवलेंथ, होता क्या है ये वेवलेंथ? तो ये वेवलेंथ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कशन करते हैं, वेव की वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड है? वेव से। सबसे पहले अपन अगर बात करें एम्पलीट्यूड का, तो ये वेव किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है? एसएचएम करता है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। हम सबसे सिंपलेस्ट वेव अगर कंसिडर करें तो इस पॉइंट को हम मीन पोजीशन बोलते हैं और इस पॉइंट को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं।
मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड ए बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को हमने बोल दिया एम्पलीट्यूड। ठीक है, पहली बात खत्म। दूसरी बात, टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल करने में, एक सिंगल पैटर्न फॉर्म करने में जितना टाइम लगेगा, जैसे ओ टू ए के बाद ये क्या करेगा बेटा, क्या अपने वेव को, पैटर्न को रिपीट कर रहा है क्या? तो ओ से ए एक पैटर्न है और ए से बी एक पैटर्न है। ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल ओ ए को बोलते हैं। ओ ए जाने में वेव को जितना टाइम लगता है हम उसे उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब बात कर ले फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, आप सबको पता होगा। एक सेकंड में ये कितने कंप्लीट ऑसिलेशन करता है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात आती है किसकी, वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ वो डिस्टेंस होता है जो वेव ने ट्रेवल करा है। किसने ट्रेवल करा है? वेव ने, एक कंप्लीट साइकिल में। तो मुझे बताओ, इसमें टी टाइम लग रहा है तो वेलोसिटी क्या आपको पता है, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है क्या? तो v इक्वल्स टू लैम्डा टी लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? सॉरी, लैम्डा डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। और 1 अपॉन टी को हमें पता है फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो क्या हम v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लिख सकते हैं क्या? तो आप ये रिलेशन याद रखेंगे वेव से रिलेटेड, क्योंकि इससे इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम लाइट को वेव कंसिडर करें तो उसका वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होने वाला है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा। टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने डायरेक्ट कंसिडर कर लिया मैक्सवेल के अकॉर्डिंग और हमने ये सारे डिस्कशन कर लिए। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से होती है बेटा। कहाँ से होती है? हाइजन से होती है। सबसे पहला शख्स जिसने क्या बताया था भाई, लाइट वेव होता है। कौन था वो? हाइजन। तो हाइजन ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिसके बेसिस पे हाइजन ने लाइट के कुछ फेनोमेनाज को एक्सप्लेन करा। तो एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन से उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए लाइट को वेव कंसिडर करने के लिए, और लाइट के कुछ फेनोमेनाज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले इन्होंने, इनका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि ईच सोर्स ऑफ लाइट इज सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है वो डिस्टरबेंस का सेंटर है। वेव क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है। इन्होंने बोला कि अगर एक पॉइंट सोर्स है तो ये क्या है? डिस्टरबेंस का सोर्स है। ठीक है, फ्रॉम विच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जहां से वेव क्या होगी? यहां से वेव निकल रही होगी भाई हर डायरेक्शन में। इस पॉइंट, मान लो हमने एक पॉइंट सोर्स कंसिडर कर लिया, यहाँ से एक वेव, साइनोसाइडल वेव मान लो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होगा। ऑल पार्टिकल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाइज इन द सरफेस नॉन एज वेव फ्रंट। बोल रहा है कि अगर इस सोर्स से हम इक्वल डिस्टेंस, आर रेडियस के मान लो हमने एक सर्कल बना दिया, इक्वल डिस्टेंस पे जाए तो ये सारी वेव सेम फेज में होंगी। किसमें होंगी? सेम फेज में होंगी। ठीक है, और ये जो सरफेस बन रहा है ना बेटा, इस सरफेस को इन्होंने बोल दिया वेव फ्रंट। क्या बोला? इन्होंने एक नया तरह का सरफेस डिफाइन करा जिसे इन्होंने क्या बोला? वेव फ्रंट बोला। तो और दूसरी पॉइंट इन्होंने बोली, वेव प्रोपोगेट परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अगर मान लो ये सोर्स है, इससे आर डिस्टेंस पे अगर हम जाके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इन सर्कल को उन्होंने बोल दिया वेव फ्रंट। और इस वेव फ्रंट से लाइट रे जो है वो किधर को मूव करती हैं? परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। क्या आप सबको क्लियर है ये टर्म? ईच रे टेक सेम टाइम टू रीच फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। एक वेव फ्रंट से लेके, मान लो हमने R1 डिस्टेंस का एक वेव फ्रंट कंसिडर करा, ठीक है, R2 डिस्टेंस का हम एक और वेव फ्रंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वेव फ्रंट होगा एक यहाँ पे। अब वेव फ्रंट को इन्होंने फर्दर डिवाइड करा था, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। R2 डिस्टेंस का हमने एक वेव फ्रंट कंसिडर कर लिया क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे इन्होंने वेव फ्रंट कंसिडर करा था। बोला था R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस जाने में जो लाइट को टाइम लगेगा भाई, सब हर एक रे के लिए क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में लाइट को जो टाइम लगेगा, अगर सेम वेव फ्रंट से सेम दूसरे वेव फ्रंट पे जाए उसको सेम टाइम लगने वाला है। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला। चौथा इन्होंने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। क्या मतलब हुआ? इन्होंने बोला कि इस वेव फ्रंट का, ये जो सरगमफेरेंस हमने ड्रॉ करा है, इस सरगमफेरेंस का हर पॉइंट क्या होगा? एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये भी पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये फर्दर वेव फ्रंट जनरेट करने वाला है।
ठीक है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा। दीज वेवलेट्स आर स्पेरिकल एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो वेवलेट होती हैं ये स्पेरिकल होंगी और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने वाली हैं। जैसे देखो, अगर हम ऐसा कंसिडर करें, मान लो अपने पास क्या है, ये सोर्स है बेटा, ये क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस पे क्या करेगा? वेवलेट्स प्रोड्यूस करने वाला है। मान लो इसने वेवलेट प्रोड्यूस करा, ये अगर हम बहुत सारे वेवलेट्स, हम इसको सेपरेट कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक इन्होंने इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे वेवलेट जनरेट करे। इस वेवलेट को फर्दर अगर हम जूम करके देखें बेटा, क्या करके देख रहे हैं? जूम करके, तो इसका हर पॉइंट वेवलेट का एक सोर्स की तरह वापस से बिहेव कर रहा होगा, और इसके अराउंड भी क्या हो रहे होंगे? ये फर्दर दूसरे वेवलेट के सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। क्या आप सबको क्लियर है? यस और नो? इन्होंने बोला प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा, सेकेंडरी सोर्स जो अपना वेव फ्रंट है उसके हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, वो स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। वे वेव फ्रंट टर्सरी फर्दर जनरेट करेंगे और इस तरह से लाइट आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगी। क्या आप सबको क्लियर है? आगे बढ़ें तो आपको एक डायग्राम यहां दिखाया गया है। ये मान लो पॉइंट सोर्स है, हमने क्या करा? एक वेव फ्रंट हमने ये कंसिडर कर लिया। क्या आपको क्लियर है? अब इसका हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। ये एफ हमने कंसिडर करा, देखो एफ डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है, एफ डिस्टेंस का एक हमने सरकमफेरेंस ले लिया, मान लो इसे हम ओ बोल देते हैं। ओ एफ डिस्टेंस का हमने एक आर्क ले लिया, ठीक है। इस आर्क का हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, आपको फिगर में दिख रहा है। और ये क्या करेगा? फर्दर क्या कर रहा होगा? वेवलेट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो पॉइंट सोर्स क्या करता है? वेवलेट प्रोड्यूस करता है। उस वेवलेट का हर पॉइंट पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है और फर्दर वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है। और वो वेवलेट्स कैसा वेवलेट प्रोड्यूस करेगा? तो स्पेरिकल वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। क्या आप सबको क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट देख लें। एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली कि लाइट जो है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करने वाला है। ओनली फॉरवर्ड इन्वेलप इनक्लोजिंग द टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेवलेट। सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इसका ट्रांसमिशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये पीछे की तरफ भी वेवलेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्या आप सबको क्लियर है? तो देर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी व्हेन द वेव ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी को लेके बढ़ रहा है तो पीछे के डायरेक्शन में एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, या एनर्जी पीछे के डायरेक्शन में बिल्कुल फ्लो नहीं करेगी। क्या आपको क्लियर है? अब थोड़ी बात कर ले वेव फ्रंट की। अगर मान लो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, एक मान लो यहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल, ठीक है, तो ये इसका कहीं सोर्स होगा भाई साहब, ये सोर्स से लाइट रे आ रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रेवल करेगा। ये मान लो v स्पीड का लाइट सबको पता है c है, t टाइम में ये ct डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, इसने भी ct ट्रेवल करा, इसने भी ct, सबने ct डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो इसका वेव फ्रंट कैसा दिखेगा आपको मुझे बताओ? क्या इसका वेव फ्रंट एक प्लेन होगा क्या? तो हाँ सर, इसका वेव फ्रंट प्लेन होने वाला है। अगर पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट हो तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनर वेव फ्रंट होने वाला है। अगर मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है या स्पेरिकल सोर्स ऑफ लाइट है, तो पॉइंट सोर्स से वेवलेट कैसे निकलेंगे भाई? चारों डायरेक्शंस में निकलेंगे, ये ना मैंने 2D में ड्रॉ करा, ये सर्कल नहीं है बेटा, ये स्पेरिकल है, ठीक है। यहाँ पे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो कैसे होने वाले हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके वेवलेट स्पेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। किसके वजह से? पॉइंट सोर्स के वजह से। क्या आप सबको क्लियर है वेव फ्रंट क्या होता है? आगे बढ़े। अब इन वेव फ्रंट्स के हेल्प से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझा सकते हैं। इस थ्योरी को कंसिडर करके हम बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को समझा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन को समझाते हैं, फिर रिफ्लेक्शन को सिमिलरली समझा लेंगे, ठीक है। तो हम हाइजेंस को कंसिडर करके हमने एक मान लो ऐसा कंसिडर करा। सबसे पहले रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो आपको नीचे एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ, ये ए डायग्राम, ये हमारा इंटरफेस है एसी, ठीक है। यहाँ से मान लो वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से आई फॉर्म कर रहा है। क्लियर है क्या? ये एसी हमारा इंटरफेस है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, एक सोर्स है, तो इसका वेवलेट कैसा होगा भाई? क्या इसका वेवलेट, अगर मान लो पॉइंट सोर्स है तो इसके वेवलेट्स क्या स्पेरिकल होंगे? तो हमने ऐसा लाइट को वेव के टर्म्स में कंसिडर कर लिया,
ठीक है। अब मान लो यहां से अगर लाइट आ रही है तो एक लाइट रे क्या इस नीचे वाले मीडियम, एसी के नीचे जो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू कंसिडर कर लेते हैं, इसमें ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। और दूसरी लाइट रे ए बी जो जा रही है, ये ए बी लाइट रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर्म करते हुए जा रही है, क्या ये ऊपर वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही है? और नीचे इसी जो लाइट रे है, क्या ये नीचे वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही है? क्योंकि सेम वेवलेट से प्रोड्यूस होने वाला लाइट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। तो आप मुझे बताएं, अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि इस लाइट ने, यहां से सोर्स वाली लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये ए से मान लो लाइट रे वेवलेट्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये ए से बी तक गया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? क्या ये v1t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या? तो हाँ भाई, v1t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहां से अगर मुझे बताओ साइन थीटा लिखना हो, क्या लिखना हो भाई? साइन आई लिखना हो, तो साइन थीटा क्या होता है भाई? क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या? हमने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल रखा है इस सरफेस के ऊपर, क्या आपको क्लियर है ये? तो इसका परपेंडिकुलर कितना है भाई? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये परपेंडिकुलर बीसी के इक्वल है क्या? हाँ या ना? बीसी के इक्वल है। ठीक है। अगर दूसरी बात करें हम, हाइपोटेनस की बात करें, तो क्या इसका हाइपोटेनस एसी होने वाला है? तो साइन आई किसके इक्वल हो गया बेटा? बीसी अपॉन एसी के इक्वल हो गया। सिमिलरली नीचे वाले वेव जो दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, साइन आर अगर हम कंसिडर करें, ये वाला एंगल आर है, तो आप मुझे बताएं क्या ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है बेटा? यहाँ पे वापस एंगल कितना बन रहा होगा? क्या ये 90 डिग्री बन रहा होगा क्या? तो हाँ भाई, ये 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? तो साइन आर को हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो भाई। देखो, अपन स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है। हम देख सकते हैं कि आई एंगल इंसिडेंस नीचे बन रहा था, हमने देखा। ठीक है। विद द सरफेस सेपरेटिंग, दो मीडियम को सेपरेट करने के लिए एंगल आई बन रहा था। ठीक है। तो दो फेज स्पीड ऑफ द टू मीडियम v1 और v2। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो ऐसा है, दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है, हम पहले वाले मीडियम के लिए लाइट का स्पीड v कंसिडर कर लें, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? इस पॉइंट ए से निकला हुआ वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने? इस y एक्सिस के अलॉन v1t डिस्टेंस ट्रेवल कराना इसने। ठीक है। ये bc की वैल्यू कितनी है भाई? v1t है क्या? v1t, और नीचे में क्या होगा? ac होगा क्या? अब मुझे बताओ सिमिलरली इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? AE डिस्टेंस ट्रेवल करा क्या? तो साइन आर क्या AE डिवाइडेड बाई AC के इक्वल होगा? हाँ या ना? और AE किसके इक्वल है? क्या ये v2t के इक्वल है क्या? v2t डिवाइडेड बाई AC के इक्वल है। तो स्नेल्स लॉ से अगर हम लिखे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, तो क्या आप मुझे बताएं, नीचे AC कैंसिल हो जाने वाला है क्या? क्या ये, आप मुझे बताएं, क्या ये v1t डिवाइडेड बाई v2t होने वाला है क्या? हाँ या ना? यस और नो? ये t से t भी कैंसिल हो जाएगा क्या? साइन आई बाई साइन आर क्या v1 अपॉन v2 के इक्वल आ गया? यस और नो? बोलो भाई, साइन आई बाई साइन आर v1 डिवाइडेड बाई v2 के इक्वल यहां से आ जाएगा क्या? अब मुझे बताओ, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? v c अपॉन v डिनोट करते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हैं बेटा? आपको अगर याद हो तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को क्या लिखते हैं? c अपॉन v लिखते हैं क्या? तो अगर हम यहाँ से μ1 को c1 अपॉन v1 लिख दें, तो क्या v1 को हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से c अपॉन μ1? हमने v1 को c अपॉन μ1 लिख दिया और v2 को c अपॉन μ2 लिख दिया, तो क्या हो गया बेटा? ये साइन i डिवाइडेड बाई साइन r किसके इक्वल आ जाना है? क्या ये μ2 अपॉन μ1 के इक्वल आ जाएगा क्या? यस और नो? क्या यही हमारा स्नेल्स लॉ होता है? यस और नो? क्या यही हमारा स्नेल्स लॉ होता है? तो हमने क्या करा, हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ को हमने वेव कंसिडर करके इसे प्रूफ कर दिया। ये हमारा ए सोर्स था बेटा, यहां से दो लाइट रे निकल रही थी, दो वेवलेट प्रोड्यूस हो रहे थे, एक ए टू बी जा रहा था और दूसरा वेवलेट ए से निकल के सी तक जा रहा था। सेम वेव फ्रंट से निकला हुआ लाइट रे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। ठीक है। तो हमने इसे कंसिडर करके ये प्रूफ कर दिया। अब एक और चीज यहां से हम देख सकते हैं, आप मुझे बताओ, ये जो लाइन है BC, क्या ये AC के AB के परपेंडिकुलर है? और ये जो दूसरा लाइन है AE, ये भी क्या EC के परपेंडिकुलर है?
और मुझे बताओ EC और AB क्या दोनों सेम ही प्लेन में लाई कर रहा है? तो आप मुझे बताओ सभी परपेंडिकुलर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये AC के भी परपेंडिकुलर AC के वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं क्या कि तीनों लाइट रेज एक दूसरे के एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। सिंस ऑल दी रेज आर परपेंडिकुलर, सिंस all rays are perpendicular, चूंकि सारी रेज परपेंडिकुलर हैं, all lies in same plane, perpendicular to each other, all lies in same plane। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर लाइट रेज सेम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सभी सेम प्लेन में, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है बेटा, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। क्या आपको ये समझ में आ गया? हमने क्या करा, हमने रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर दिया, क्या कंसिडर करके, वेव कंसिडर करके। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है? हम इसको एक तरह से और प्रूफ कर सकते हैं बेटा, एक तरह से और इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। टाइम टेकन शुड बी, अगर हम ऐसा कंसिडर करें, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक बार प्रूफ पहले कर लेते हैं, फिर दूसरे मेथड के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या एक हम सरफेस कंसिडर कर ले? तो हमने एक सरफेस कंसिडर कर लिया, इसके ऊपर हम दो लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। एक हमारा लाइट रे ये है, दूसरा हमारा लाइट रे हम ऐसा कुछ कंसिडर कर लेते हैं, ये है। क्लियर है? अब मुझे बताओ क्या ये लाइट रे इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर को जाएगा क्या? दूसरी वाली लाइट रेज इधर को जाएगी क्या? हमने इसे 1 और 2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमने इसे 1 डैश और 2 डैश कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं बेटा। किसके ऊपर? इसके ऊपर हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस सरफेस के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सरफेस का नॉर्मल है। ठीक है, अब एक नॉर्मल हम यहां से ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को आप M बोल दो, इस पॉइंट को हमने बोल दिया M। ठीक है, इस पॉइंट को A बोलो, इस पॉइंट को हमने B बोल दिया। ठीक है, ये नॉर्मल N1 है और यहां पे दूसरा नॉर्मल क्या है बेटा, N2 है। ठीक है, हमने यहां भी एक और सरफेस कंसिडर कर लिया, कौन सा? हमने इसके भी पैरेलल एक सरफेस कंसिडर कर लिया। ये क्या है, दूसरा वाला भी इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ ये AM आपको क्या दिख रहा है? AM एक वेव फ्रंट होगा क्या? दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। AM आपको क्या दिख रहा है? AM एक वेव फ्रंट है क्या? एक प्लेनर वेव फ्रंट है क्या? AM एक प्लेनर वेव फ्रंट है। यहां से निकलने वाली लाइट रेज इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेंगी क्या? मुझे बताओ ए से निकलने वाली लाइट रेज टी टाइम में, अगर मान लो हम इस पॉइंट को N बोल देते हैं, तो कहां तक जाती है बेटा? N तक जाती है। क्लियर है? और यही टी टाइम में M पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज कहां तक जाती है? B तक जाती है। B तक जाती है क्या? जाएगी क्या? हाँ या ना? क्या ये B पॉइंट तक जाएगा? तो आप मुझे बताओ टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम A टू N इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम M टू B होगा क्या? यस और नो? क्योंकि ये दोनों वेव फ्रंट्स, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये भी वेव फ्रंट NB क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों लाइट रेज भी क्या है, 1 डैश और 2 डैश भी पैरेलल है। तो यहां से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, टाइम टेकन, टाइम टेकन, हमने कौन से पोस्टुलेट का यूज करा? अभी हमने देखा था, हमने बोला था ये वाला पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट नंबर 3 था क्या? ईच रे टेक सेम टाइम टू रीच फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। ठीक है, अगर सेम सोर्स के वेव फ्रंट हो तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में लाइट रेज सेम टाइम लेती हैं। तो हमारा AM एक वेव फ्रंट है और NB एक दूसरा वेव फ्रंट है। तो AM वेव फ्रंट से NB वेव फ्रंट में जाने वाली दो लाइट रेज सेम टाइम लेंगी। ठीक है, तो टाइम टेकन फॉर टाइम T, किसके लिए टाइम लिख रहे हैं बेटा? तो हम लिख लेते हैं टाइम किसके लिए, पहले लिख लेते हैं NB के लिए, टाइम टेकन बाय NB।
एम बी, सॉरी, टाइम टेकन बाई एम बी इक्वल्स टू टाइम टेकन बाई, दूसरा वाला कौन सा है भाई, एक एन बी हो गया और दूसरा वाला ए एन हो गया, टाइम टेकन बाई ए एन। अब मुझे बताएं आप, एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, और ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा क्या? तो हाँ सर, 90 माइनस आई हो जाएगा। आप मुझे बताएं क्या N1 AB ये भी परपेंडिकुलर है क्या? तो ये वापिस एंगल, अगर ट्रेंगल AMB की बात करें तो ये वाला एंगल MAB, क्या ये I के इक्वल हो जाएगा क्या? हाँ या ना? यस और नो, हो जाएगा ना? तो हम यहां से देख सकते हैं, यहां से अगर हम साइन आई लिखते हैं बेटा, हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। किसके टर्म में? साइन के टर्म्स में हम डिस्टेंस बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो आप मुझे बताएं, क्या हम इस ट्रायंगल ए एम बी से साइन आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एम के पास जो फॉर्म हो रहा है वो परपेंडिकुलर है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो आप मुझे बताएं, इसमें से साइन थीटा क्या होने वाला है? बोलो भाई, क्या होने वाला है? बता दो। क्या ये एम बी डिवाइडेड बाई ए बी होने वाला है क्या? एम बी डिवाइडेड बाई ए बी होने वाला है क्या? तो हम ट्रेंगल इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए एम बी, साइन आई को हमने क्या लिख दिया भाई साहब? साइन आई को हमने लिख दिया एम बी डिवाइडेड बाई ए बी, लिख सकते हैं, ठीक है। एम बी क्या होगा? अगर मान लो वी वेलोसिटी से यहां से लाइट एम से निकला बी तक गया, तो क्या ये एम बी वी टी के इक्वल होगा क्या? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? वी टी डिवाइडेड बाई ए बी लिख सकते हैं ना? यस और नो, लिख सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, सिमिलरली ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी एन की बात करें, ए बी एन, इसमें भी अगर हम लिखे दूसरा वाला एंगल, क्या ये एंगल साइन आर होगा क्या? अगर ये एंगल आर है तो ये 90 माइनस आर, और यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा ये एंगल पूरा, क्या ये आर के इक्वल होगा? तो हाँ भाई, आर के इक्वल होगा। यहाँ से हम साइन आर को क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो, क्या लिख सकते हैं? क्या साइन आर को हम ए एन डिवाइडेड बाई ए बी लिख सकते हैं क्या? तो ए एन अपॉन ए बी लिख दिया हमने। अब मुझे बताओ, क्या ए एन भी वी टी के इक्वल होने वाला है क्या? ए एन, ए से एन तक जो लाइट सेम वेवफ्रंट से सेम टाइम टेक करता है, तो ये वी टी डिस्टेंस होना है क्या? डिवाइडेड बाई ए बी। अगर हम साइन आई साइन आर दोनों को डिवाइड कर दें, तो आप मुझे बताओ, क्या साइन अपॉन साइन आर, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर हम यहाँ से साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर कर देते हैं, तो क्या ये 1 के इक्वल आ जाएगा? वी टी अपॉन ए बी, ये भी वी टी अपॉन ए बी, तो यहाँ से ये 1 के इक्वल आ जाएगा क्या? हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं बेटा? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरा यही होता है क्या? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर लिख सकते हैं। चूंकि ऑल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे सरफेसेस क्या हैं? सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऑल लाइज इन सेम प्लेन सिंस ऑल द सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंस ऑल सरफेसेस आर perpendicular to each other, all lies in same plane, all lies in same plane। तो हमने क्या कर दिया बेटा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने लाइट को वेव कंसिडर करके प्रूव कर दिया। इसका एक और मेथड होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें हम लाइट के अलग अलग, एक ही लाइट रे को दो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करा के उसके बाद से लेके जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि ये इस वाले पार्ट पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको हम जीरो करके और उसको इक्वेट करके प्रूव कर देते हैं। लेकिन उससे ईजी अप्रोच ये है कि हम एक ट्रायंगल फॉर्म करें, एक ही सोर्स से दो लाइट रे, रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए एक ही सोर्स से दो लाइट रे लें, एक को मीडियम 1 में ट्रेवल करा दे, दूसरे को मीडियम 2 में ट्रेवल करा दे, दोनों के लिए साइन आई साइन आर कैलकुलेट करके डिवाइड कर दें। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? स्नेल्स लॉ मिल जाता है। और हमने यहाँ पे क्या करा?
इसमें दोनों कंडीशन में हमने कौन सा एप्लीकेशन का यूज करा, कौन से प्रिंसिपल का यूज करा कि सेम वेव फ्रंट से, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस लाइट रे को जो टाइम लाइट को लगता है, दोनों के लिए क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो हमने इसका यूज करके क्या कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर दिया। क्या आपको हाइजन प्रिंसिपल क्लियर है? इसके आगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय हाइजन्स प्रिंसिपल क्लियर है बेटा? तो हमने इसका यूज करके इन चीजों को तो प्रूफ कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े क्या? अब थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिज्म में भी हम इसका यूज करके प्रूफ किया जा सकता है। जो हमने प्रिज्म में देखा था, लाइट रे ऑप्टिक्स में सिमिलर कंडीशन यहां भी होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस बिहेवियर ऑफ प्रिज्म लेंस मिरर कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग दिस सेम प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का यूज करके हम बाकी चीज़ों को भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। हम एक प्लेन वेव कंसिडर कर लें पासिंग थ्रू थिन प्रिज्म। एक छोटे से पतले से प्रिज्म से अगर कोई मान लो प्लेन वेव पास कर रहा है, तो द पोजीशन ऑफ इनकमिंग वेव फ्रंट विच ट्रेवल थ्रू द ग्रेटर थिकनेस ऑफ लाइट हैज टू डिले द मोस्ट। अगर मान लो कोई पतले थिकनेस से पास कर रहा है और कोई मान लो मोटे थिकनेस से पास कर रहा है, जैसे मान लो हमने एक प्रिज्म कंसिडर करा, ठीक है। यहां से मान लो लाइट रेज आई, एक लाइट रे आ गई भाई, ये कम पोर्शन, ये इसका थिकनेस हो गया मान लो प्रिज्म का। तो ये कम थिकनेस से अगर पास कर रहा है तो इसका डिले क्या होगा, कम होगा। और मान लो कोई दूसरी सेम लाइट रे है, अगर मान लो एक वाइट लाइट है 7 कंपोनेंट कलर में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो अलग अलग लाइट रे अलग अलग थिकनेस को फॉलो कर रहा है क्या? अगर अलग अलग थिकनेस को वो ट्रेवल कर रहा है तो उसके वजह से सबका डिले होते जाएगा, और जिसका डिले ज्यादा होगा उसका डेविएशन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा क्या? और जिसका डिले जितना कम उसका डेविएशन उतना कम। तो हम इसके हेल्प से भी वेव वाले कंसेप्ट को कंसिडर करके भी प्रिज्म का डिस्पर्जन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर को भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को भी कर सकते हैं, सेम उसी कंसिडरेशन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। लेकिन हमें इन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम सारे जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े थे रे ऑप्टिक्स में, सबको वेव कंसिडर करके, यही सेम कंसिडर करके चीज़ें कि लाइट एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे अगर जाती है तो सेम टाइम लगता है, इसे कंसिडर करके हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत डिस्कशन वेव फ्रंट के बारे में कर लेते हैं। हमने देखा था, क्या देखा था, तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट लोकस ऑफ पार्टिकल होता है जिसका जो सेम फेज में लाई करता है, क्लियर है। अगर मान लो यहां से कोई वेव निकल के जा रहा है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, तो यहां से यहां तक अगर जाएगा तो क्या दोनों, अगर सबके लिए टाइम टी टाइम सबके लिए अगर सेम लग रहा है बेटा, सबके लिए अगर टाइम टी सेम लग रहा है, और यहाँ से y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी मान लो वेव निकल रहा है, तो ये y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी वन, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी वन। सबके डायरेक्शंस अलग होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा ना। और अगर सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, सबका अगर एंगल सेम है, ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स की वैल्यू अगर सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, वो वेव्स सेम फेज में लाई कर रही हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट लोकस होता है पार्टिकल का जो एक फेज में लाई करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ये अगर आप देखो, ये हमने डॉटेड लाइन से यहाँ एक वेव फ्रंट कंसिडर कर लिया और लाइट रे इसके परपेंडिकुलरली जा रही है, क्या यस और नो? प्लेनर वेव अगर हमने कंसिडर करा, एक प्लेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या ये लाइट रे इस प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर जा रही है क्या? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, अगला पॉइंट है एवरी पार्टिकल ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। ये हमने डिस्कस कर लिया था, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। वेवलेट्स का कंसेप्ट हमने ऊपर ही डिस्कस करा था। अगर हम वेव फ्रंट्स की शेप आपसे पूछी जाती है, बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है सिंगल करेक्ट में, कि आप मुझे बताओ पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है। अगर पैरेलल लाइट रेज हुई तो उसके वजह से वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेनर वेव फ्रंट होता है। अगर लाइन सोर्स हुआ, मान लो एक ट्यूबलाइट है, क्या है, ट्यूबलाइट है, तो ये अपने ट्यूबलाइट के अराउंड क्या हो रहा होगा, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होंगे, क्या हाँ या ना? अगर सबको मिला दे तो क्या एक सिलेंडर बन जाएगा, क्या यस और नो? तो इसका वेव फ्रंट कैसा होने वाला है, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। क्या आपको क्लियर है? यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, पॉइंट सोर्स का स्पेरिकल, लीनियर पैरेलल सोर्स का प्लेनर, और अगर हम लाइन सोर्स कंसिडर कर लें तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। क्लियर है? अब हम एक और चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा।
हमने दो फेनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझा दिया यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, हमने पार्ट वेव नेचर ऑफ लाइट के पहले लाइट को हमने रेक्टिलिनियर पाथ पे कंसिडर करके हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पिछले चैप्टर में समझाया था, लेकिन हमने बात करी थी कि लाइट कुछ और फेनोमेनास को शो करता है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये तीन चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम वेव नेचर का यूज करके इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए हम थोड़े बहुत सोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक सोर्स नाम होता है, उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? अगर मान लो एक ऐसा सोर्स है, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू टू सोर्सेज एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, सेम सोर्स भी हो सकता है, अलग अलग सोर्स हो सकता है, एट अ पार्टिकुलर टाइम t remains constant with the time, then the source is said to be coherent। अगर मान लो एक सोर्स यहां से है, ठीक है, एक दूसरा सोर्स यहां है, ये यहां से वेव प्रोड्यूस कर रहा है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के x1 बोल देते हैं, के x1 बोल देते हैं, और दूसरा सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है लाइट रे y2 इक्वल्स टू a2 साइन, इसको a1 बोल देते हैं, y1 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के टू x2। तो फेज डिफरेंस क्या यही होगा क्या? दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम फाई 1 बोल सकते हैं क्या? और इस पूरे टर्म को साइन के साथ जो एंगल है इसे फाई 2 बोल सकते हैं क्या? तो फाई 2 माइनस फाई 1 क्या होगा? इसका फेज डिफरेंस यही होता है, आपने वेव में पढ़ा था, ठीक है। अगर फाई 2 में से फाई 1 को सब्सट्रैक्ट करें तो क्या, मुझे बताओ, फाई 2 में से फाई 1 को, तो क्या ये k1x1 माइनस k2x2 होगा क्या? यस और नो? k1x1 माइनस k2x2 को हम क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। अगर ये फेज डिफरेंस टाइम t के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर मान लो t को हमने 1 कंसिडर करा तो भी कांस्टेंट, ये तो पहले ही t से इंडिपेंडेंट है, हमने ओमेगा को सेम कंसिडर कर लिया। अगर ओमेगा अलग अलग होता, मान लो ये ओमेगा 1 हो जाता, ये ओमेगा 2 हो जाता, उस कंडीशन में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होता? आप मुझे बताओ। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी माइनस, या माइनस ही कंसिडर करते हैं, माइनस k2, हमने फाई 2 में से फाई 1 को सब्सट्रैक्ट कराना, k2x2 और माइनस k1x1 होगा क्या? ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाना है, ठीक है, क्लियर है। ये इसका फेज डिफरेंस आएगा क्या? डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 k2x2 माइनस k1x1, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुई। अगर ये कांस्टेंट रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, ये दोनों सोर्स थे S1 और S2 सोर्स थे, दो लाइट वेव प्रोड्यूस कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट वेव प्रोड्यूस कर रहे थे, इनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई अगर ये टाइम के हिसाब से कांस्टेंट रहता है बेटा, तो इसे हम बोलेंगे क्या? कोहेरेंट सोर्स। क्लियर है? यस और नो? कोहेरेंट सोर्स क्लियर है? तो एक अगर हम सोर्स कंसिडर कर ले, मोनोक्रोमेटिक लाइट सुना है, अगर सेम वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। अगर मान लो कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है तो वो क्या होगा? कोहेरेंट। जनरली हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें से कौन सा सोर्स यूज करने वाले हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो कैसे वेव्स प्रोड्यूस करेगा? वो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी गिवन है, सोर्स लाइंग ऑन द सेम वेव फ्रंट और कोहेरेंट इन द नेचर बिकॉज ऑफ देयर फेज डिफरेंस इज जीरो। अगर मान लो दो अलग अलग वेव फ्रंट की बात कर लें जो सेम सोर्स का वेव फ्रंट हो, तो मुझे बताओ क्या इसका फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा? वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या? तो अगर हम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं, दो अलग अलग वेव फ्रंट्स के बीच का जो वेव होगा क्या वो सेम फेज में? कोहेरेंट सोर्स उसे हम बोल सकते हैं, तो हाँ भाई कोहेरेंट सोर्स हम उसे बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर एक ही सोर्स हो, दो लाइट रिप्रोड्यूस कर रहा हो, दोनों का वेव फ्रंट सेम हो आगे चल के, तो क्या दोनों से का फेज डिफरेंस जीरो होगा? तो हाँ भाई फेज डिफरेंस जीरो होगा और हम उसे क्या बोल सकते हैं? कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं। आगे बढ़े, जैसे आपको एक एग्जांपल गिवन है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी के एक्स प्लस 30, ठीक है, और ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 60, दोनों के फेज डिफरेंस कितना है? अगर इस पूरे टर्म को ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 60 को हम फाई 2 बोलेंगे क्या? और ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 30 को हम फाई 1 बोलेंगे क्या? फेज डिफरेंस फाई 2 माइनस फाई 1 हो जाएगा क्या? तो फाई 2 माइनस फाई 1, बाकी सारे टर्म्स ओमेगा टी के एक्स कैंसिल, कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका फेज डिफरेंस हमेशा क्या है? 30 डिग्री है। तो ये सोर्स क्या कोहेरेंट होगा? तो हाँ भाई ये सोर्स कोहेरेंट होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, अब हम लाइट के बारे में बात ही कर रहे हैं तो थोड़ी सी और बात कर ही लेते हैं। अगर मान लो दो अलग अलग सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रहा हो,
दो अलग अलग लाइट प्रोड्यूस हो रहा हो, मान लो एक लाइट यहाँ से निकला भाई, दूसरा लाइट यहाँ से निकला, ठीक है, इसी सोर्स से दो लाइट रेज निकले, ठीक है, सेम वेव फ्रंट में तो क्या होगा, सेम होने वाला है। लेकिन अगर दो अलग अलग वेव फ्रंट हम कंसिडर कर लें, हमने एक वेव फ्रंट ये कंसिडर कर लिया, दूसरा वेव फ्रंट ये कंसिडर कर लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फेज होगा क्या वो फाई के इक्वल होगा, फेज डिफरेंस दोनों का फाई होगा, क्योंकि ये के एक्स डिस्टेंस आगे तो ट्रेवल करेगा ना, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कंसिडर करें, पहला वाला लाइट रेज, पहला वाला एक रे है जिसका इक्वेशन है x1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, और दूसरा वाला है उसका है a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर लेते हैं। अगर मान लो दो लाइट रेज है y1 और दूसरी लाइट रे है y2, अगर दोनों आके मीट कर जाती हैं तो ये रिजल्टिंग हमें एक वेव देगा क्या, मान लो ये y1 ऐसे कुछ आ रहा था बेटा, ये y2 कुछ ऐसे साइनोसाइडल वेव था, ये रिजल्टिंग हमें यहाँ पे एक वेव देने वाला है, और इसका ynet जो होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि अगर दो वेव एक दूसरे के आके मीट कर जाती हैं, सुपर इम्पोज कर जाती हैं, मीट करने को क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज कर जाती हैं, तो जो रिजल्टिंग वेव होगा ynet, उसे हम लिखेंगे ynet इक्वल्स टू y1 प्लस y2। क्या आप सबको क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या आपको क्लियर है। अगर मान लो दो अलग अलग वेव हैं, दोनों आके मीट करके एक रिजल्टिंग वेव फॉर्म करती हैं, तो वो रिजल्टिंग वेव का जो इक्वेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2 होगा। क्लियर है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक फेनोमेना है जिसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगर मान लो दो लाइट रेज y1 और y2 आके मीट करती हैं, तो क्या होगा, उसके वजह से दोनों लाइट रे के मीट करके एक सिंगल वेव प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो अलग अलग वेव अगर आके सुपर इम्पोज कर जाए, सुपर इम्पोज करके एक सिंगल वेव फॉर्म करे, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। सिर्फ इतना ही नहीं होता इंटरफेरेंस, अगर दो लाइट वेव आके, दो अलग अलग लाइट वेव आके सुपर इम्पोज करके एक सिंगल वेव प्रोड्यूस करती हैं, तो क्या होगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके वजह से कहीं एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और कहीं एनर्जी कम हो जाती है। जिस पोर्शन में एनर्जी ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिस पोर्शन में एनर्जी कम होती है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या आपको क्लियर है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस किससे प्रोड्यूस होता है, तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव से प्रोड्यूस होता है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, अगर दो वेव आके एक दूसरे को मीट करके एक सिंगल वेव फॉर्म कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है, अगर दो लाइट वेव आके एक दूसरे से मीट करके एक रिजल्टिंग वेव बनाए, तो रिजल्टिंग वेव को हम दोनों वेव के वेक्टर सम के इक्वल लिखते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। क्या सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है बेटा, यहां तक, हाँ या ना, क्लियर है। आगे बढ़े, तो हमने देख लिया भाई सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। अभी इंटरफेरेंस के पहले थोड़ी सी डिस्कशन हम सुपरपोजिशन को लेके और कर लेते हैं। वाईनेट क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये y1 प्लस y2 हो जाएगा, तो आप मुझे बताएं यहां से वाईनेट को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं क्या, यस और नो, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो हमने ये लिख दिया भाई। अब मुझे बताओ वेक्टरली हमें ऐड करना है, तो आप मुझे बताओ a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, मुझे बताओ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो बोलो, साइन a प्लस बी क्या होता है, बता दो भाई, साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है क्या, तो हाँ सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। हम यहाँ पे क्या करें, पुट कर दे क्या, तो पुट कर देते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ए टू ने ए टू सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव लिख सकते हैं क्या। अब मुझे बताओ साइन ओमेगा टी को कॉमन ले ले क्या जिस टर्म में है, तो क्या ये a1 प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या।
अगर मान लो हमने a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने कंसिडर कर लिया कैपिटल ए कॉस फाई, कॉस डेल्टा कंसिडर कर लेते हैं। हमने क्या कंसिडर कर लिया, a1 प्लस a2 कॉस फाई को a कॉस डेल्टा कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ साइन ओमेगा टी आएगा, और हमने a2 साइन फाई को कैपिटल ए साइन डेल्टा कंसिडर कर लिया। कर सकते हैं ना, बाद में हम देखेंगे हमने क्यों करा है। हमने इस वजह से करा है क्योंकि वापिस से ये जो पैटर्न बन रहा है, ये साइन ए कॉस बी बन रहा है क्या। तो आप मुझे बताओ, क्या हम इसे लिख सकते हैं, ए को हमने बाहर निकाल दिया, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, इसे साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख सकते हैं क्या। क्या ये वाई नेट यही होगा क्या, हाँ या ना, बोलो भाई, क्या ये यही होगा। तो हमने देखा कि अगर हमने दो साइनोसाइडल वेव को सुपर इम्पोज करा के इंटरफेरेंस करा दिया, तो जो रिजल्टिंग वेव है वो भी एक साइनोसाइडल वेव है। सबसे पहली बात हम यहां से ये बोल सकते हैं कि दो लाइट वेव अगर सुपर इम्पोज करके एक रिजल्टिंग वेव बना रही है, तो वो भी वेव कैसा होने वाला है, साइनोसाइडल वेव होने वाला है। अब हमें इसका फेज डिफरेंस डेल्टा बताना है, तो हमने क्या करा था बेटा, a1 प्लस a2 कॉस फाई को क्या कंसिडर कर लिया था, हमने कॉस डेल्टा कंसिडर कर लिया था, और a2 साइन फाई को क्या हमने साइन डेल्टा कंसिडर कर लिया था। इस वाले टर्म को आप बोल दो, और इस दूसरे वाले एरो वाले टर्म को बोल दो। क्या हम दोनों को डिवाइड कर दे बेटा, तो अगर हम दोनों को डिवाइड, दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों पूरे टर्म्स को जो प्लस वाले टर्म से सुपर इम्पोज करके हमने फॉर्म करा, अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो क्या हमें ये 10 ओमेगा टी देगा, क्या 10 ओमेगा टी देगा ना, बोलो भाई, क्या ये 10 ओमेगा टी देगा। 10 ओमेगा टी a2 साइन फाई प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई के इक्वल होगा, और यहां से हम ओमेगा टी को लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो हाँ भाई लिख सकते हैं। क्या ये इसका फेज डिफरेंस होने वाला है, तो हाँ भाई फेज डिफरेंस होने वाला है। हम डेल्टा भी बता सकते हैं क्या, तो हाँ हम बता सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे बताएंगे बेटा। क्या आपको सुपर पोजिशन ऑफ साइनोसाइडल वेव क्लियर है, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ ले। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, i1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, i2 इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी, एंड फाइंड i3 सच दैट i3 इक्वल टू i1 प्लस i2। आप क्या करोगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या, हाँ या ना। अब बात रही एम्पलीट्यूड की, तो हम इंटरफेरेंस में देखने वाले हैं हम इसकी एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस की। अपना अगला टॉपिक जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो और दो से अधिक साइनोसाइडल वेव आके सुपर इम्पोज करती हैं। मान लो एक ये वेव हो गया, ठीक है, दूसरा वेव हमने इसे कंसिडर कर लिया, तीसरा वेव हमने इसे कंसिडर कर लिया। तीनों वेव आके किसी एक पॉइंट पे क्या कर गई, सुपर इम्पोज कर गई। इसके सुपर इम्पोज से क्या होगा, हमने अभी देखा कि एक तीनों वेव मिलके क्या बनाएंगे। हम दो वेव की बात करते हैं, 3 4 5 भी हो सकता है, ठीक है, हम दो को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये S1 और S2 दो सोर्स से वेव निकला। पहला से जो वेव निकला उसे हमने कंसिडर कर लिया a1 साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस के x1। दूसरा हमने कंसिडर कर लिया y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। दोनों वेव क्या हुई, सुपर इम्पोज हो गई। सुपर इम्पोज होने वाले फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में होता क्या है, देखो बेटा, जब दो वेव आके एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसके वजह से ये होता है कि किसी पोर्शन को एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है और किसी पोर्शन को एनर्जी कम मिल जाती है। जिस पोर्शन को एनर्जी ज़्यादा मिलता है उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिस पोर्शन को एनर्जी कम मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या कर रहे थे, दोनों को सुपर इम्पोज करा दे क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। वाई नेट इक्वल टू y1 प्लस y2 होना है। अब वाई नेट को a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 और a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 लिख सकते हैं। इन दोनों का अगर फेज डिफरेंस देखा जाए y1 y2 का, तो क्या ओमेगा टी दोनों में कांस्टेंट, अभी हमने ऊपर देखा था k टाइम्स x2 माइनस x1 आएगा क्या, अगर वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी अगर हम कंसिडर करें। और वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम कब होगा, जब वेवलेंथ दोनों की क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है क्या। और डेल्टा फाई क्या लिख सकते हैं, के x2 माइनस x1 लिख सकते हैं क्या बेटा, तो हाँ हमने लिख दिया। अब मुझे बताओ, क्या फाई को हम डेल फाई को के डेल एक्स लिखते हैं क्या, बोलो भाई, क्या हम डेल फाई को के डेल एक्स लिखते हैं, तो हाँ भाई लिखते हैं।
अच्छा, हमने नेट एम्पलीट्यूड की यहाँ जो बात नहीं करी थी, देखो बेटा कर लेते हैं। ये जो नेट एम्पलीट्यूड आने वाला है, अगर मान लो हम इसमें के का फंक्शन अभी कंसिडर हमने नहीं करा, वैसे भी के वाला टर्म क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो अगर मान लो हमें इसका एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू बतानी हो तो हम क्या करेंगे बेटा, बोलो। क्या हम दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों कॉफिशिएंट को ऐड कर दे क्या? इस कॉफिशिएंट को हमने बोल दिया ए1 और इस कॉफिशिएंट को हमने क्या बोल दिया, ए2। हम ए1 ए2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या ए आ जाएगा क्या, बोलो भाई, हाँ या ना? हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वस टू ए1 प्लस ए2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस ए2 साइन फाई का स्क्वायर, यस और नो? अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, हाँ या ना? बोलो भाई साहब। ये जो एम्पलीट्यूड हमारा ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा, आप सबको पता है, क्या पता है भाई? अगर मान लो ऐसा लिखा हो ए, इसे हमने a1 बोला था ना, a1 साइन थीटा प्लस a2 कॉस थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या? a1 साइन थीटा प्लस a2 कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर के रूट के इक्वल होता है क्या? क्या ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के इक्वल होता है क्या? तो हाँ भाई, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के रूट के इक्वल होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा लिखा हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस वेव की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या? तो क्या ये रूट अंडर इसका यही टर्म होगा? कहाँ से आया ये, पल्ले पड़ गया क्या आपको, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, यहां a1 स्क्वायर है, अगर दूसरी बात कर ले तो यहां पे क्या है भाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम a2 स्क्वायर को कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 हो जाना है? तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, यस और नो? क्या ये रिजल्टिंग होगा, हाँ या ना? तो हम इसे, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम इसे ऐड कर सकते हैं। ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर है क्या, हाँ या ना? तो ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस फाई के इक्वल था, और इसका जो हमने एंगल लिखा था, क्या देखा था हमने, इसका फेज डिफरेंस देखा था, वो कितना था, tan इनवर्स डेल्टा की जो हमने वैल्यू देखी थी वो कितना था, tan इनवर्स a2 साइन फाई प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई, हाँ या ना? अब देखो मुझे आप बताओ, अब हमने दो चीजें बोली, सुपर पोजिशन हमने करा दिया, उसका रिजल्टिंग साइनोसाइडल वेव हमारा जो आया, इन दोनों को हम सुपर पोजिशन करा, तो इसका रिजल्टिंग साइनोसाइडल वेव वाई नेट को हमने अभी ऐसे लिखा है, ठीक है? हम इसे दूसरे तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, y इक्वस टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, डेल्टा बोल देते हैं। ये रिजल्टिंग वाई नेट है अपना, क्लियर है? हमने ऊपर क्या देखा, ए की वैल्यू कितनी थी, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, हाँ या ना? ठीक है, फाई क्या है, हमारा फेज डिफरेंस है, ये फाई हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है, ये x2 माइनस x1 हमारा फाई है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? हमने डेल्टा भी देख लिया, डेल्टा कितना था भाई, डेल्टा था टेन इनवर्स a2 साइन फाई था ना पहले, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई, आया ना? यही हमारा फेज डिफरेंस था। अब हमने बात करी थी कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके वजह से क्या होता है बेटा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होते हैं। अब मुझे बताओ,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होने का रीजन क्या है? ये हमारा एम्पलीट्यूड है। अब मुझे बताओ ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होने वाला है? ए मैक्स कब होने वाला है बेटा? हमने वेक्टर में डिस्कस करा था, ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस फाई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? कॉस फाई मैक्सिमम होगा। और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है क्या? तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। और कॉस थीटा किसके लिए मैक्सिमम होता है बेटा? बोलो मुझे, क्या ये 2n पाई के इक्वल होता है क्या? 2n पाई जब होता है, 2n पाई के लिए कॉस थीटा 1 होता है क्या? मैक्स होता है क्या? हाँ या ना? तो फाई क्या था बेटा? क्या ये फेज डिफरेंस था क्या फाई? अगर फेज डिफरेंस हम लिखें बेटा, फाई किसके इक्वल हो जाए? फाई अगर 2n पाई के इक्वल हो जाए तो क्या फॉर्म होने वाला है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होने वाला है। और उस कंडीशन में जो हमारा एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा बेटा, क्या वो a1 प्लस a2 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 के इक्वल आने वाला है, क्योंकि cos फाई 1 हो गया। तो क्या हम इसे a1 प्लस a2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अगर ये रूट से बाहर आ जाए तो क्या ये a1 प्लस a2 के इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड? तो एम्पलीट्यूड किसके इक्वल हो गया भाई? a1 प्लस a2 के इक्वल हो गया। यहां से आपको इंटेंसिटी का भी रिलेशन पूछा जाता है। हमें क्या पता है कि इंटेंसिटी जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ए जो होता है रूट अंडर आई के इक्वल होता है। तो क्या हम इसे रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 लिख सकते हैं क्या? आई नेट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं हम। अब मुझे बताओ, ये जो फाई है, क्या हमने इसे के x2 माइनस x1 लिखा था क्या? x2 माइनस x1 लिखा था क्या? ये किसके इक्वल था बेटा? 2n पाई के इक्वल था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इसे हम डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या हम यहां से 2n पाई डिवाइडेड बाई k लिख सकते हैं क्या? और k आपको पता है बेटा, k किसके इक्वल होता है? हमने पहले ही डिसाइड, क्लास स्टार्ट होते ही हमने डिस्कस करा था। क्या 2 पाई अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है क्या? हाँ या ना? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाने वाला है बेटा? कैंसिल। ये किसके इक्वल आ गया? एन लैम्डा के इक्वल। तो अगर दो लाइट के बीच का डेल एक्स क्या है भाई? पाथ डिफरेंस। अगर दो कोहेरेंट सोर्स या किसी भी सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो? एन लैम्डा के मल्टीपल में हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। क्या आप सबको यहां तक क्लियर है बेटा? हमने क्या देखा कि अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। हाँ या ना? और उस कंडीशन में इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी रूट अंडर i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा क्या? हाँ या ना? बोलो भाई, रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। हमने इंटेंसिटी देख ली, एम्पलीट्यूड देख लिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस देख लिया, पाथ डिफरेंस देख लिया। फेज डिफरेंस 2n पाई के इक्वल होना चाहिए और पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। यहां तक क्या आप सबको क्लियर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। थोड़े से और डिस्कशन अपन कर लेते हैं। किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड आना है वो क्या आना है? मिनिमम आना है। और ये एम्पलीट्यूड अपना कितना था भाई? क्या ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई था क्या? हाँ या ना? क्या यही था? बोलो बेटा, यही था क्या? तो हाँ भाई, यही था। अब मुझे बताओ, cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है क्या? नहीं बेटा, 0 बिल्कुल नहीं होती है। cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। और -1 कब होता है भाई? क्या ये 2n प्लस 1 पाई के लिए होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए होता है क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए क्या होता है बेटा? cos फाई मिनिमम होता है। तो फाई की वैल्यू हमने देख ली 2n प्लस 1 पाई के इक्वल अगर हो तो क्या होना है? हमने देख लिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, एनर्जी मिनिमम होनी है। और एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना हो जाएगा भाई यहां से? क्या ये ए मिनिमम हो जाएगा क्या? cos फाई को हमने अगर -1 पुट कर दिया तो क्या ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस -2a1 a2 के इक्वल होगा क्या? -2a1 a2 है तो क्या ये आपको a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या बेटा? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर दिख रहा है? हाँ या ना? दिख रहा है ना? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे a1 माइनस a2 लिख सकते हैं? तो हमने लिख दिया भाई
ए इक्वल्स टू A1 माइनस A2। क्लियर है? एम्पलीट्यूड हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कितना होने वाला है, A1 माइनस A2। करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होने वाला है, 2n प्लस 1 पाई के इक्वल। हमें पता है फाई किसके इक्वल होता है, हमने अभी देखा था फाई के डेल एक्स के इक्वल होता है क्या, तो के डेल एक्स किसके इक्वल आ गया, 2n प्लस 1 पाई के इक्वल आ गया। तो डेल एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, 2n प्लस 1 पाई अपॉन के इक्वल आ गया। और के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, क्या k की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है क्या, तो 2n प्लस 1 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। लैम्डा ऊपर चला गया, पाई ने पाई को मार दिया। यहां से डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, क्या हम लिख सकते हैं क्या, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अगर ये डेल एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। अगर पाथ डिफरेंस, दो सोर्स ऑफ लाइट का पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा और एनर्जी उसे सबसे मिनिमम मिलेगी। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? इसके करस्पॉन्डिंग हम इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। आई कितनी हो जानी है बेटा, आई नेट, क्या ये रूट अंडर I1 माइनस I2 का रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो यहां से हम मिनिमम की इंटेंसिटी भी बता सकते हैं, यस और नो। तो हमने देख लिया। आपसे रेशियो पूछा जा सकता है, आई मैक्स और आई मीन का रेशियो बताओ, तो I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर अपॉन I1 रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने क्या देख लिया भाई, हमने इंटरफेरेंस को समझ लिया, जांच लिया, देख लिया, सुपरपोजिशन को देख लिया, वेव की हमने प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत यूज करी, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा, और यहाँ तक हमने इंटरफेरेंस को कंप्लीटली देख लिया। क्या आपको क्लियर है? हाँ या ना? हमने क्या क्या देख लिया, वेव कंसिडर करके लाइट को हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, इंटरफेरेंस समझ लिया होता क्या है, और इंटरफेरेंस में दो पैटर्न फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। दोनों के फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, सबकी कंडीशंस हमने देख ली, इंटेंसिटी के बारे में भी डिस्कशन हमने कर लिया। अब इसी इंटरफेरेंस का एक एप्लीकेशन है बेटा जिसे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या कराने वाले हैं, हम इंटरफेरेंस कराने वाले हैं दो लाइट वेव का, और देखने वाले हैं कि हमारा जो पैटर्न फॉर्म होता है वो कैसा होता है। ठीक है, देखते हैं बेटा कैसे होगा ये। तो यंग्स ने क्या करा बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न ओबटेन करने के लिए यंग्स ने एक स्लिट लिया और उसने क्या करा, एक स्लिट से लाइट को पास कराया, सिंगल स्लिट से लाइट को पास कराया। फर्दर इस लाइट को दो स्लिट पे जाके गिरने दिया। मान लो यहाँ से एस नॉट से एक लाइट S2 स्लिट पे जा रही है और S नॉट से एक दूसरी लाइट S1 स्लिट से जा रही है। अब यहाँ S1 और S2 स्लिट पे एक और दूसरा फेनोमेना होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर कोई भी लाइट किसी शार्प कॉर्नर से या एज से टकराती है तो ये लाइट स्प्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। इस फेनोमेना को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। क्लियर है? ये कब होगा? अगर मान लो ये हम पतला सा जो स्लिट लिए हुए हैं, इस स्लिट का जो थिकनेस है बेटा, वो थिकनेस अगर इसके वेवलेंथ के कंपेरेबल हुई, किसके? इस वेव के वेवलेंथ के कंपेरेबल हुई, तो इस इंटरफेरेंस, इस पार्टिकुलर स्लिट से क्या होगा बेटा, लाइट रे डिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है? क्या होना है यहाँ? लाइट रे डिफ्रैक्ट हो जानी है S1 और S2 स्लिट से। अब ये डिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट क्या करने वाली हैं? इंटरफेयर करने वाली हैं। S1 से और S2 वाली लाइट दोनों इंटरफेयर करेंगी। अगर ये लाइट रे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो ये हमें ब्राइट पैटर्न दिखाएंगी। अगर ये डिस्ट्रक्टिव होता है तो डार्क पैटर्न दिखाएंगे। तो हम एक कंटिन्यूअस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, लाइट को इंसिडेंट करेंगे, इंसिडेंट लाइट क्या होगा, एक स्लिट से पास होगा, फर्दर वो लाइट दो अलग अलग स्लिट से, सेम सोर्स से जाने वाला लाइट दो अलग अलग स्लिट से पास होगा, उस स्लिट पे डिफ्रैक्शन होगा और डिफ्रैक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस होगा, उस इंटरफेरेंस से एक पैटर्न देखने को मिलेगा। वो पैटर्न कैसा होता है तो आप स्क्रीन सी पे देख सकते हैं। इसका पैटर्न ब्राइट डार्क पैटर्न देखने को मिल रहा है, और सेंटर में हमें एक डार्केस्ट पॉइंट मिलेगा जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, हमने इंटरफेरेंस की बात करी, एक बात हमने छोड़ दी थी कि इंटरफेरेंस को ओबटेन करने का दो तरीका है। इंटरफेरेंस पैटर्न को कितने तरीके से ओबटेन कर सकते हैं? तो दो तरीके से ओबटेन कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है देख ले बेटा। तो इंटरफेरेंस
interference can be obtained by two methods. ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंटरफेरेंस को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला मेथड जो होता है बेटा वो होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और दूसरा होता है मेथड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रंट दोनों का डिवीजन करके हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो ये तब पॉसिबल होता है बेटा जब हम पार्शियल रिफ्लेक्शन कराएं, किसी लाइट का क्या करा दें, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड का डिवीजन कर सकते हैं। लाइट रे मान लो किसी सरफेस पे आ रही है तो कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ एम्पलीट्यूड ए आ रहा था तो या कि क्या ये A1 और A2 में डिवाइड हो गया। अब दोनों को हम वापस से टकरा के सुपर इम्पोज करा के यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़ना है बेटा। हमें कौन सा पढ़ना है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पढ़ना है। अगर सिंगल वेव फ्रंट से दो लाइट रे निकल के जाए और दोनों क्या हो जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, तो हमें वहां से इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। ये भी अलग अलग मेथड से किया जा सकता है। लाइट के पाथ में हम किसी स्लिट को एम्प्लॉय करके कर सकते हैं, हमने क्या करा, स्लिट को एम्प्लॉय कर दिया। लेलॉयड मिरर के हेल्प से कर सकते हैं, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से भी इसे किया जा सकता है। तो इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने क्या करा, तो 1802 में यंग ने क्या करा, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करा। किसके हेल्प से, डिवीजन ऑफ सिंगल वेव फ्रंट, एक सिंगल वेव फ्रंट का डिवीजन करा इन्होंने। ठीक है, अब इन दोनों सिंगल वेव फ्रंट जो डिवाइड हुए उनका पहले क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, और डिफ्रैक्शन होने के बाद इंटरफेरेंस होना है, जिससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न डार्क ब्राइट देखने को मिलेगा। क्या आपको ये क्लियर है, क्या करने वाले हैं? तो देखें एक्चुअली में होगा क्या। हमने क्या करा, जो प्लेन है उसके पैरेलल लाइट रेज हमने कंसिडर करा, इस प्लेन के पैरेलल वेव फ्रंट हमने कंसिडर करा। मान लो यहाँ कोई सोर्स है, ठीक है, पैरेलल सोर्स कौन सा, पैरेलल वेव फ्रंट कौन सा सोर्स प्रोड्यूस कर सकता है बेटा, क्या ये इस सरफेस के, इस सरफेस को हमने ए बोल दिया, इस सरफेस के अगर मान लो हम लाइन सोर्स कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें, लाइन सोर्स, तो ये सिलेंड्रिकल देता है क्या। अगर पैरेलल लाइट रेज यहां से हम कंसिडर करें, ये तो हमें सिलेंड्रिकल देगा भाई, हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। पॉइंट सोर्स कंसिडर कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हैं। पॉइंट सोर्स भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें स्पेरिकल वेव फ्रंट्स देता है। तो हम कैसा सोर्स कंसिडर करने वाले हैं भाई, तो हम कंसिडर करने वाले हैं पैरेलल लाइट रेज। पैरेलल लाइट रेज कैसी वेव फ्रंट्स देने वाली हैं, हमने देखा था अभी, क्या ये प्लेनर वेव फ्रंट देगा, तो हाँ भाई प्लेनर वेव फ्रंट देगा। अब मुझे बताओ, एक प्लेनर वेव फ्रंट यहां भी आ रहा होगा क्या, इस ए सरफेस पे एक प्लेनर वेव फ्रंट होगा, हाँ या ना। अब ये वेव फ्रंट क्या सोर्स की तरह काम कर रहा होगा, ये फर्दर यहां से वेवलेट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, हाँ या ना। अब मान लो एक प्लेनर वेव फ्रंट इस ए वाले वेव फ्रंट से प्रोड्यूस होने वाला एक दूसरा वेव फ्रंट बी तक भी पहुंच रहा होगा क्या, तो बी के पास भी एक वेव फ्रंट पहुंच गया भाई। अब बी से निकलने वाला वेव फ्रंट क्या ये स्क्रीन सी पे भी पहुंच रहा होगा क्या, तो हाँ भाई सी से पहुंच गया। अब मुझे बताओ यहां पे क्या होना है, S1 से एक लाइट रे मान लो निकला और एक S2 वाले स्लिट से लाइट रे निकला, और दोनों लाइट रे मीट कर सकता है, तो मीट कर सकता है। अगर ये कंस्ट्रक्टिवली मीट करेगा, आपको जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिवली भी अगर मीट करता है तो हमें क्या ये ब्राइट पैटर्न देगा, तो हाँ भाई ब्राइट पैटर्न देगा। फिर अगर डिस्ट्रक्टिवली मीट करता है तो डार्क पैटर्न देगा, ब्राइट पैटर्न देगा, डार्क पैटर्न देगा। ऐसा पैटर्न हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा, जो कि हमने ऊपर में भी देखा था कि ये हमें पैटर्न कैसा मिल रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा। हमने वेवलेट के हेल्प से इसे देख लिया कि वेवलेट के हेल्प से इसका डायग्राम कैसा आना है। अब बेटा हम इसे सिंगल लाइट रे कंसिडर करके इसे थोड़ा प्रूफ कर लें, क्या कर ले भाई। अगर ये कंस्ट्रक्टिवली आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्राइट फ्रिंज, तब हमें देखने को मिलेगा जब ये कंस्ट्रक्टिवली मीट करेगा। और एक सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमा होगा जो सबसे ब्राइटेस्ट होगा, सेंटर में एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा ब्राइट का, डार्क का भी, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें डार्क और ब्राइट पैटर्न इस तरह से देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो
ये सोर्स हमारा एस नॉट है, यहाँ से लाइट रे निकला, S1 तक पहुंचा और एक S2 तक पहुंचा। ठीक है, दोनों सेम सोर्स से है और सेम वेवलेट के पास जा रहा है, तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा क्या इसने इक्वल टाइम में? दोनों के जाने में टी टाइम लगा होगा क्या? हाँ भाई, दोनों को टी टाइम लग गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, S2 से एक लाइट रे P तक पहुंचता है और एक S1 से लाइट रे P तक पहुंचता है, दोनों क्या हो जाता है? सुपर इम्पोज हो जाता है। लेकिन सुपर इम्पोज होने में एक चीज गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? इन दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इस दूसरे वाले ने S1A डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करा, और इसी डिस्टेंस को क्या हम पाथ डिफरेंस डेल एक्स बोलते हैं क्या? हाँ या ना? बोलो भाई। S2P और AP आपस में इक्वल है, लेकिन S1P जो है वो क्या है? S2P से ज्यादा है। तो S2P और S1P में क्या हो गया? पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया जो डेल एक्स के इक्वल है। हाँ या ना? और हमें क्या इस मैक्सिमा से y डिस्टेंस पे एक फ्रिंज देखने को मिला क्या? इस y को हम फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं क्या? तो हाँ भाई बोल सकते हैं। हमने सिंगल रे कंसिडर करा, तो ये इसका फ्रिंज विड्थ y होना है क्या? तो हाँ y होना है। अब मुझे बताओ, अगर ये इस एंगल को हम थीटा कंसिडर करते हैं तो ये वापस से एंगल को थीटा लिख सकते हैं क्या? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है या नहीं? ये राइट एंगल ट्रायंगल है RHL, यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में कॉमन ये वाली साइड है, तो हम लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? हम पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा यहाँ से लिख सकते हैं क्या? इस ट्रायंगल से अगर देखा जाए तो ये क्या, ये डी साइन थीटा होगा? हाँ या ना? बोलो भाई, ये डी साइन थीटा होगा ना? तो ये डिस्टेंस तो हमने डी साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब डी साइन थीटा अगर एन लैम्डा के इक्वल होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डी साइन थीटा अगर किसके इक्वल होता है भाई? डी साइन थीटा अगर 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हाँ या ना? अब इस डेल्टा को हम एक दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? तो देख लें आप लोग, अपन थोड़ी क्लियरिटी के साथ, यहाँ पे तो डायरेक्ट इन्होंने कंसिडर कर लिया है, तो हम थोड़ी सी क्लियरिटी के साथ इसे कंसिडर करते हैं। हमने एक सोर्स कंसिडर कर लिया, कौन सा? हमने सोर्स कंसिडर कर लिया S0। ठीक है, हमने एक यहाँ पे स्लिट ले लिया भाई। कौन सी स्लिट ले ली? एक S1 और एक S2। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम ही बता रहा है भाई। इन दोनों स्लिट के बीच का हम डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं बेटा 2D। कितनी? 2D। इस स्लिट का नाम दे देते हैं S1, इस दूसरे स्लिट का नाम दे देते हैं S2। इसके आगे एक स्क्रीन रखा हुआ है यहाँ पे T डिस्टेंस में। एक और कंडीशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं ये जो कैपिटल D डिस्टेंस है ये मच मोर ग्रेटर देन D है। इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस ये 2D से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप D भी कंसिडर कर सकते हैं, हमने 2D लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, हम इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले। क्या सबसे पहले इस पॉइंट को हम M बोल देते हैं। क्लियर है? इस S1 स्लिट से हम ऐसा कंसिडर करते हैं, S1 स्लिट के भी सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने N बोल दिया भाई। क्या बोल दिया? N। S2 स्लिट से भी हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, इसे N डैश बोल देते हैं। और N और N डैश की वैल्यू कितनी होनी है भाई? N और N डैश 2D के इक्वल होना है क्या? हाँ या ना? अब हम ऐसा कंसिडर करते हैं, इसके सेंटर से एग्जैक्ट M पॉइंट से मान लो एक लाइट रे S1 से निकल के गया यहां, ठीक है, P पॉइंट पे, और एक दूसरी लाइट रे S2 से निकल के जाती है कहां पे? इस P पॉइंट पे, और दोनों यहां पे क्या हो जा रहते हैं? सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिवली अगर ऐड होते हैं ऊपर वाले वेवलेट के टर्म्स में देखा था तो क्या फॉर्म होगा? ब्राइट पैटर्न। अगर ये डिस्ट्रक्टिवली ऐड होते हैं तो, लेकिन इन दोनों में क्या होगा भाई? डार्क पैटर्न होगा। उस कंडीशन में इन दोनों में एक पाथ डिफरेंस आ गया। किसका? डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो हमें इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने डी साइन थीटा तो बोल दिया, अगर ये एंगल थीटा के इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमने इसे डी साइन थीटा बोल दिया था। ठीक है, लेकिन हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताएं, हमने y को फ्रिंज विड्थ बोला था, ये y क्या था? इसका विड्थ था, जिस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमें वो पैटर्न पार्टिकुलर देखने को मिल रहा था। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हमें पता है डेल्टा एक्स किसके इक्वल है बेटा? S2P माइनस S1P के इक्वल है। ठीक है, इसने S1P डिस्टेंस ट्रेवल करा और इसने S2P डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये S1P और S2P के इक्वल होगा क्या? अब हम S1P और S2P कैलकुलेट कर ले। मुझे बताएं, इस पॉइंट को
हम क्या कुछ अलग कंसिडर कर ले, ठीक है। हम ट्रायंगल S1P N की बात करते हैं। इन ट्रायंगल S1P N, S1P N ट्रायंगल में क्या होगा भाई? S1P N ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, S1P का जो स्क्वायर होना है वो किसके इक्वल होगा? क्या ये S1N के स्क्वायर प्लस, से हमने n बोला ना, इसे n डैश कंसिडर कर लो नीचे वाले को, ठीक है। S1N का स्क्वायर प्लस Pn के स्क्वायर के इक्वल होगा क्या? हाँ या ना? होगा ना भाई। S1N किसके इक्वल है? S1N, क्या ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D के इक्वल है? तो हम इसे क्या d स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस हमें Pn का डिस्टेंस पता है क्या? हमें Pm पता है y के इक्वल है, और Nm हमें पता है d के इक्वल है। तो हम क्या Pn को, किसको बेटा? Pn को y माइनस डी लिख सकते हैं। तो हमने इसे क्या लिख दिया भाई, y माइनस डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस और कर लेते हैं। हमने इसमें से डी स्क्वायर को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 1 प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल डी स्क्वायर। हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर हम S1P लिखे तो क्या ये इसका होल पावर 1/2 हो जाएगा क्या? हाँ या ना? हो जाएगा। D का पावर 1/2 क्या D के इक्वल हो जाएगा? और ये टर्म 1 प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यही टर्म आएगा क्या? और इसका पावर 1/2 हो जाएगा क्या? 1/2 दोनों में डिवाइड हो गया। डी का पावर 2 इंटू 1/2 और इसका होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब मुझे एक और चीज बताएं, क्या ये y माइनस डी कैपिटल D के स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल नहीं है? अगर मान लो 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n है, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n है, अगर x जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं क्या हम बाइनोमियल थ्योरम से। तो हमने यहाँ थोड़ी सी बाइनोमियल अप्लाई कर दी। क्लियर है? हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? हम इसे लिख सकते हैं d इंटू 1 प्लस y माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। हाँ या ना? S1P हमने लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर ए आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? दूसरा फेज डिफरेंस बताने के लिए S2P कैलकुलेट करना था क्या? सिमिलरली हम S2P कैलकुलेट कर ले क्या? अब मुझे आप बताएं, यहाँ पे हमें S2P कैलकुलेट करना है। इस नीचे वाला ट्रायंगल S2P n डैश कंसिडर कर ले, इसमें भी n2 S2P का स्क्वायर जो होगा वो S2 n डैश स्क्वायर प्लस पी एन डैश स्क्वायर के इक्वल होगा, और वापिस से रिप्लेस करेंगे तो इसमें बस ये जो हमारा टर्म है, ये वाला टर्म तो सेम ही होगा डी स्क्वायर, ये वाला टर्म पी एन क्या ये y प्लस डी के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि S2P जो होना है वो d इंटू 1 प्लस y प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर आएगा। हाँ या ना? आएगा ना? क्लियर है? आगे देख ले बेटा। अब आगे क्या करने वाले हैं हम? S2P माइनस S1P करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? S2P माइनस S1P करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यही इन दोनों के बीच का क्या है? पाथ डिफरेंस है। तो पहला वाला टर्म मुझे बताओ, क्या ये S2P D को हमने अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैपिटल D प्लस y प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे ये 2d बचेगा क्या? हाँ या ना? पहला टर्म यही होगा, माइनस सिमिलरली दूसरा वाला टर्म d प्लस वाई माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2d, यही होगा क्या? हाँ या ना? ऐसे लिख सकते हैं हम। ये डेल्टा एक्स है क्या? अब मुझे बताओ, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई? डेल्टा एक्स, d ने d को मार दिया, यहाँ पे क्या हो गया? पहला वाला टर्म हमारा हो गया क्या? वाई स्क्वायर, ये d प्लस का है, ये d माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले को हमने ब्रेक कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2y डी डिवाइडेड बाई 2d माइनस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2d। अगर हम एलसीएम लेके ऐड कर दे तो क्या नीचे में 2d आएगा? वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये
2yd और ये माइनस प्लस का 4yd हो जाएगा क्या, ये कितना हो गया बेटा 4yd, ये किसके इक्वल आ गया डेल्टा एक्स। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, हमने कैलकुलेट कर लिया पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स 4yd अपॉन 2d। अब कंस्ट्रक्टिव के बारे में बात कर लें, डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है भाई कंस्ट्रक्टिव के लिए, एन लैम्डा के इक्वल होता है क्या, हाँ या ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर 4yd डिवाइडेड बाई 2d किसके इक्वल हो जाए, एन लैम्डा के इक्वल हो जाए, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिंज विड्थ जो हमारा y होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एन लैम्डा 2n लैम्डा d डिवाइडेड बाई 4yd, हाँ या ना। ठीक है, आप चाहें तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा एन लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2d। तो y को भी हमने भेज दिया क्या यहाँ, ठीक है, इस y को आप हटा दे भाई, y तो हमने अलग था ना। क्लियर है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, और डेल्टा एक्स हमने कितना कैलकुलेट करा 4yd अपॉन 2d, 4yd अपॉन 2d एन लैम्डा के इक्वल आ गया। यहाँ से y को क्या लिख सकते हैं 2n लैम्डा d अपॉन 4d, ये 2 ने 2 को मार दिया, 2n लैम्डा d अपॉन 2d, ये हमारा क्या आ गया फ्रिंज आ गया। इसके वजह से जो फ्रिंज पैटर्न वाई डिस्टेंस पे जो फॉर्म आ रहा है वो होगा। अब डिस्ट्रक्टिव की बात कर ले, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है, ये इसका फ्रिंज है भाई, विड्थ नहीं है, ये सिर्फ इसका क्या है फ्रिंज है जो कि सेंटर से वाई डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वाई कंस्ट्रक्टिव है ये। सिमिलरली अगर हम वाई डिस्ट्रक्टिव लिखे तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाता है क्या। अब मुझे बताएं डेल्टा एक्स किसके इक्वल है भाई, क्या ये डेल्टा एक्स जो हमने कैलकुलेट करा ये 4yd अपॉन 2d के इक्वल आया था क्या, और ये किसके इक्वल है भाई 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। क्लियर है बेटा, हमने यहां से y कैलकुलेट कर लिया, y कितना आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और ये 2d ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे वाला 4d यहाँ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, और y कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा d डिवाइडेड बाय 4d। ये क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फ्रिंज होगा क्या, फ्रिंज डिस्टेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्या। अब आपसे पूछा जाता है फ्रिंज विड्थ कितना होना है, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा होगा y डिस्ट्रक्टिव माइनस y कंस्ट्रक्टिव, हाँ या ना, यही होगा क्या। जब आप इसे बेटा पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज को जब आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा बीटा की वैल्यू जो आ जानी है, ये आ जाएगा 2y d अपॉन डी, क्योंकि लैम्डा दोनों से क्या हो जाना है बेटा कैंसिल हो जाना है, हाँ या ना। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया भाई, हमने सॉरी 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 ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, इसे थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे, लैम्डा का टर्म कैंसिल कैसे होगा भाई, आना तो इसी ऑर्डर में चाहिए ना, इसी ऑर्डर में आना चाहिए। आप एक बार सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे बेटा ये रिजल्ट आता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, ये हमारा फ्रिंज विड्थ होने। क्लियर है, अपने पास टाइम कम है इसलिए हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, आप इसे सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो ये हमारी हो गई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की स्टोरी। क्लियर है, हमने क्या देख लिया, हिज डिफरेंस देख लिया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लिया। आपसे पूछे जाते हैं कि फ्रिंज विड्थ बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, तो सारी कंडीशंस हमने देख लिए। तो ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न का एनालिसिस हो गया भाई, हाँ या ना। आगे बढ़े, ये पाथ डिफरेंस को अपन डी साइन थीटा भी लिख सकते हैं और इसे भी इक्वेट कर सकते हैं, फिर हमें साइन लिखना पड़ता तो यही सारी चीज़ें करनी ही पड़ती। तो इसे हमने क्लियरली एकदम क्लियर ज्योमेट्री ट्रायंगल के फॉर्म से ट्राई करा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात कर ले ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ की, छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल पाथ। किसी मीडियम में जो लाइट रे एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ, जिसे हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, हमने एक लाइट रे कंसिडर कर ले E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5।
ठीक है, ये एक लाइट रे है जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका फेज डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, के डेल एक्स लिख सकते हैं, और के हमें पता है ओमेगा अपॉन वी के इक्वल होता है। क्लियर है? डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वी इसका वेलोसिटी है। एक और चीज नोट करके आप याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी उसके मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। लेकिन वेलोसिटी v जो होता है वो स्पीड ऑफ वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और वहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को हमने कैसे डिफाइन करा था, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो यहाँ से हम क्या स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम v को लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाई म्यू, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो v को हमने क्या लिख दिया, c डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं भाई, हम इस पाथ डिफरेंस को म्यू टाइम्स डेल एक्स लिख सकते हैं कि अगर दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रहा है तो डेल्टा फाई के डेल एक्स हो जाएगा, और डेल एक्स म्यू टाइम्स डेल एक्स हो जाएगा क्या, इस कंडीशन में जो डेल एक्स होगा, ऑप्टिकल पाथ जो होगा वो म्यू टाइम्स डेल एक्स होगा, जो उसके क्या होने वाला है बेटा, इक्विवेलेंट होने वाला है। तो अगर कोई लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उसका पाथ डिफरेंस के म्यू डेल एक्स होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे भाई, ऑप्टिकल पाथ बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल पाथ के डेल एक्स होगा, ऑप्टिकल पाथ के इंटू म्यू डेल एक्स होगा। म्यू डेल एक्स क्यों कर रहे हैं, ताकि हम दोनों के इक्विवेलेंट कर सकें। क्या कर सके बेटा, इक्विवेलेंट कर सके, क्योंकि डेल एक्स, दोनों का डेल एक्स क्या होना है, अलग होना है। ये डेल एक्स 1 होगा पहले वाले कंडीशन में, और दूसरे वाले में ये डेल एक्स 2 होगा। तो डेल एक्स जो होगा ना बेटा, डेल एक्स 1 जो होना है वो म्यू टाइम्स डेल एक्स 2 के इक्वल होगा। म्यू से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया यानी हमने उसका इक्विवेलेंट कंसिडर कर लिया। क्लियर है? तो यहां से क्लियर है कि वेव ट्रेवलिंग डिस्टेंस डेल एक्स इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सफर्स द सेम फेज चेंज। दोनों का फेज चेंज क्या होगा, सेम होगा। फेज में अलग अलग चेंज नहीं आने हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। व्हेन इट ट्रेवल अ डिस्टेंस म्यू टाइम्स डेल एक्स, डेल एक्स नहीं ट्रेवल करके ये म्यू टाइम्स डेल एक्स डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर ले, ठीक है, अगर मान लो दो लाइट रे हैं, एक लाइट रे पहले मीडियम में चला गया, दूसरे मीडियम में चला गया, इसने डेल एक्स ट्रेवल करा, लेकिन अगर ये म्यू टाइम्स डेल एक्स ट्रेवल कर ले तो इसके इक्विवेलेंट दोनों हो जाना है। क्लियर है, हाँ या ना? तो यहां से डेल्टा फाई को इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा नॉट एक्स ऑप्टिकल पाथ, और ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, म्यू टाइम्स डेल एक्स होगा। जैसे हमने देखा कि हमें यह भी पता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो अगर किसी मीडियम में वेव का वेलोसिटी अगर मान लो c टाइम्स म्यू हो जाता है, तो क्या वेवलेंथ भी लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा क्या, आया ना? अगर ये वैक्यूम में लैम्डा नॉट इसका वेवलेंथ है तो किसी मीडियम में वो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के शेप की। तो शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न हमने देखा था, डार्क और ब्राइट हो रहा था। ये डिपेंड करता है सोर्स पे बेटा। देखो जनरली वेव फ्रंट के डिवीजन में जो हम सोर्स कंसिडर करते हैं ना, पॉइंट स्मॉल सोर्स कंसिडर करते हैं, और एम्पलीट्यूड डिवीजन में हम ब्रॉड सोर्स कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें भी जो सोर्स है, ये जो लाइट रे प्रोड्यूस करता है, इसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसे बहुत दूर रख दें, ठीक है, साइड व्यू ऑफ स्लिट ऐसा दिख रहा होगा क्या, इसका लीनियर फ्रिंज ऐसा होना है क्या, डार्क ब्राइट फ्रिंज हमने ऊपर अभी देखा, ऐसा ही पैटर्न फॉर्म हो रहा था। ठीक है, टू स्लिट के द्वारा जो पैटर्न फॉर्म होगा वो हमने देखा था कैसा हो रहा था, डार्क ब्राइट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना बेटा, ये फ्रिंज का जो विड्थ है ना वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा से जैसे जैसे दूर जाएंगे विड्थ कम होते जाता है। एक और इंटरफेरेंस का कंडीशन लेते हैं। अगर shape of the pattern when the interference takes place due to wave produced by two point source, अगर दो अलग अलग पॉइंट सोर्स से अगर इंटरफेरेंस होता है जो कि n लैम्डा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इसके वजह से जो पैटर्न फॉर्म होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल होने वाला है। आप बस इसे याद रखेंगे कि अगर दो अलग अलग पॉइंट सोर्स जो स्क्रीन के अलोन रखा हुआ है n लैम्डा डिस्टेंस पे, उसके वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न सर्कुलर फॉर्म होता है। इसे न्यूटन रिंग से के हेल्प से भी देखा जा सकता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, अगर मान लो दो शेप ऑफ पैटर्न व्हेन द इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू वेव प्रोड्यूस्ड बाय टू पॉइंट सोर्स, हमने ऊपर में क्या कंसीडर करा था, एक ही पॉइंट सोर्स कंसीडर करा था। अब हमने सोर्स S1 को यहां रख दिया, सोर्स S2 को यहां रख दिया, इसके वजह से जो पैटर्न फॉर्म होगा उसका शेप होगा हाइपरबोलिक।
कैसा होने वाला है, उसका फ्रिंज होने वाला है हाइपरबोलिक फ्रिंज। टू डिफरेंट सोर्स हाइपरबोलिक, टू पॉइंट सोर्स केप्ट अलॉन परपेंडिकुलर अलॉन द सरफेस। मान लो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलरली हमने एक दो पॉइंट कंसिडर करके उस पे एंड लैम्डा डिस्टेंस पे रखा तो कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। सेम सोर्स कंसिडर करा तो कैसा होना है, क्या वो हमें रेक्टेंगुलर फ्रिंज देखने को मिला था वाईडीएससी में। अब वाईडीएससी विद वाइट लाइट, अगर वाईडीएससी विद वाइट लाइट लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा हम देख पाएंगे, क्योंकि वाइट लाइट जो होगा क्या होगा भाई, सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द फेज डिफरेंस जीरो। जहां पे फेज सेंट्रल मैक्सिमा वाला पार्ट कौन सा होता है, जहां पे फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, जीरो। ये इंडिपेंडेंट होता है वेवलेंथ के, किसके इंडिपेंडेंट होता है, लाइट के वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होता है। व्हाइट लाइट इज यूज टू फाइंड आउट द सेंट्रल मैक्सिमा। जनरली व्हाइट लाइट का यूज वाईडीएससी में सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि यही एक ऐसा पोजीशन है जहां पे सारे वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिवली ऐड होते हैं बिना किसी, अगर मान लो दो पॉइंट सोर्स हमने ले लिया, इसके सेंटर में हमने एक पॉइंट लिया, तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, क्या इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस होगा, क्या कोई फेज डिफरेंस नहीं होना है। तो ये पॉइंट क्या सेंट्रल मैक्सिमा होगा, तो हाँ भाई यही पॉइंट हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होने वाला है। और इसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होनी है, जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते जाएंगे फ्रिंज विड्थ भी कम होते जाएगा। अगर व्हाइट लाइट हम इंटरफेरेंस पैटर्न में यूज करते हैं तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, वही सारी चीजें जो हमने ऊपर कैलकुलेशंस करा वही यहाँ दिया हुआ है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस किस डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, तो हमने पहले देखा था फ्रिंज विड्थ, क्या देखा था भाई, हमारा जो पाथ डिफरेंस आया था, क्या ये डी वाई अपॉन डी आया था क्या, तो हाँ भाई डी वाई अपॉन डी आया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए ना, एन लैम्डा के इक्वल हमने कर दिया। तो यहाँ से हम y की वैल्यू एन लैम्डा डी अपॉन डी लिख सकते हैं, हमने वही लिखा था। n की वैल्यू 0 1 2 3 होगी क्या, तो आप मुझे बताएं, अगर n को 1 पुट करें 2 पुट करें तो ये कितना आना है, कितना आना है भाई, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो क्या ये हमेशा प्लस माइनस प्लस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, क्या यही आ रहा है क्या, डेल्टा पी। ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमा के लिए अगर हम पुट करें, ये तो मिनिमा के लिए हो गया, मैक्सिमा के लिए पुट करें तो क्या होगा सबके लिए, आप मुझे बताएं क्या होना है भाई, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी। और दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें, दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो क्या ये लैम्डा डी बाई डी कॉन्स्टेंट है क्या, तो हाँ भाई कॉन्स्टेंट है। इसमें भी देखें दो डिस्ट्रक्टिव के बीच का डिस्टेंस, तो क्या ये भी कॉन्स्टेंट है, तो हाँ ये भी कॉन्स्टेंट है। क्लियर है, तो लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है। और फ्रिंज का लेकिन विड्थ जो होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, वो धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। ठीक है, फ्रिंज विड्थ हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये टॉपिक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाँ या ना। तो हमारा यहाँ पे बेटा खत्म होता है इंटरफेरेंस। अब अपने पास बस दो टॉपिक्स रह जाते हैं डिस्कस करने को, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट जो हमने छोड़ दिया था, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। बस ये चार टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, हम आपके बोर्ड के हिसाब से मोर देन एनफ दे रहे हैं, तो आप हम पे ट्रस्ट करें और सारे वीडियोज़ को आप देखें बेटा, वहाँ से आपका पूरा बोर्ड क्लियर हो जाना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। और हाँ, हम आप लोगों को 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका दे रहे हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, आप हमारा डेमो लेके देख सकते हैं। और एक और अपना कोर्स लॉन्च हो रहा है 2 मंथ में, कंप्लीट नीट प्रिपरेशन। जिसको भी देखना है भाई, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाएँ। नए बैचेज आ रहे हैं, देखें, जिन्हें क्विक रिवीजन करना है उसके लिए भी अपने पास अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ देखें, ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।